हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले जो है क्या है, बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम खासकर नाइन्थ बोलिए या 11th बोलिए, ठीक है, इन दोनों टॉपिक से लगभग जो है 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस खासकर वो 9 से रिलेटेड होता है। तो इसी पे हम खास चर्चा करने वाले हैं। तो इसी पे जो जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसी को हम तैयारी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहला आता है तुम्हारा यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन में इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे बीमा सूत्र होता है ना, बीमीय सूत्र जो होता है, बीमीय सूत्र जिसको कहते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र को 3 फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट डायमेंशन में एक होता है आईएसआई यूनिट, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस। एमकेएस, सीजीएस और एक और होता है आपका एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, 4 टर्म जनरली हम लोग जो है ये टर्म और ये टर्म को देखेंगे। ऐसा यूनिट में जैसे कि अगर लंबाई का बोला जाए, लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर, जबकि एमकेएस पद्धति में भी मीटर बोलते हैं, लेकिन सीजीएस में सेंटीमीटर होता है और एफपीएस में आपका फुट होता है। ठीक है, उसी तरह से बाकी सब भी आपको पता है कि लेंथ के लिए होता है आपका मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए आपका मीटर पर सेकेंड, टाइम के लिए टाइम के लिए सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए बीमीय सूत्र में 3 टर्म होता है, 3 बेसिक चीज होता है, इसमें 3 बेसिक फॉर्म होता है जिसमें कि बीमीय सूत्र को लिखा जाता है। सबसे पहला होता है आपका एम, जिससे मास कहते हैं। दूसरा होता है एल, लेंथ कहते हैं, और एक टी होता है। ठीक है, इसके अलावा एक आई होता है जो कि विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। विद्युत धारा के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन का प्रयोग करते हैं, के से केल्विन। इस फॉर्म में लिखा जाता है बीमीय सूत्र को। जैसे अगर बोला जाए कि वेग जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर है मीटर, मीटर होता है लेंथ के लिए, तो एल ऊपर है, नीचे टाइम है, सेकेंड है यानी कि टाइम। टी क्योंकि ये नीचे है और नीचे पे पावर क्या है 1 है, इसलिए ऊपर -1। इसको जब ऊपर लिखते हैं तो -1। या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको जान m0 l1 t-1 अगर इस तरह का भी दिया हुआ है, इसका मतलब समझिए कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जब भी रहेगा कोई एक टर्म में दिया हुआ रहेगा, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसी तरह से आपका अगर त्वरण हुआ, जैसे वेग था, अगर त्वरण, तो त्वरण के लिए क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हो गया, टाइम जो है नीचे स्क्वायर के फॉर्म में है और नीचे है, इसलिए जब ऊपर लिखेंगे इसको तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये -2 हो जाएगा। जनरली जो है इसमें ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं, आसान है। अगर बोला जाए कि फोर्स का, बल का जो होता है, अगर बल का बात करते हैं, बल का होता है ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग लिखते हैं F बराबर होता है ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। जहाँ पे मास को हम लोग किलोग्राम से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिखते हैं। मास के लिए m होता है, तो इसे हम लोग बीमीय सूत्र में m को पावर 1 लिखते हैं। लेंथ ऊपर की ओर है, 1 है, इसलिए l पावर 1, और t है नीचे की ओर है, पावर 1 पावर 2 है, लेकिन नीचे की ओर है इसलिए -2। ठीक है, नीचे वाले टर्म को जब ऊपर लिखते हैं तो उसे माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है,
जैसा कि बोलते हैं कि 1/t अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि t⁻−1, t⁻−1 लिखे या 1/t, जैसे ही माइनस लिखते हैं ये टर्म उलट जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहला गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक का जो होता है इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, बड़ी वाली जी से। जब कोई पिंड कोई m1 मास का है, या फिर बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये कुछ m2 मास का है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कुछ r दिया हुआ है, तब जो ये जो है एक दूसरे पे क्या लगातार फोर्स लगता है, जो कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि गुरुत्वीय बल होता है। इन दोनों के बीच एक गुरुत्वीय बल काम करता है, जिसके कारण ये इसको खींचने का कोशिश करता है, ये इसको खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, इस बल को F से डिनोट करते हैं। बल कोई भी हो, सबका ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही होता है। ठीक है, तो F बराबर होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है m1 m2 बाई r का स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तब ये हो जाता है आपका, ये होता है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसको कहते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्व बल बोले, गुरुत्व बल का फॉर्मूला F बराबर होता है G इंटू m1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर। अब कहा जाए कि इसका जो है हमको विमीय सूत्र लिखना है, G का विमीय सूत्र। तो G का विमीय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो G को सबसे पहले इसके इस फॉर्म में लीजिए, ये वाला r इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, F गुना r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो m1 और m2 है ये चला जाएगा नीचे, यानी कि m1 और ये m2। इसमें देखते हैं, ये तुम्हारा फोर्स है, फोर्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ये तुम्हारा r है, डिस्टेंस है, दूरी है, दोनों के बीच का दूरी, दूरी का मतलब इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, और स्क्वायर के फॉर्म में है इसलिए इसको स्क्वायर लिखेंगे। और उसी तरह से नीचे m क्या है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान यानी किलोग्राम, और ये भी आपका किलोग्राम, 2 को m है, इसका मतलब 2 किलोग्राम लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि न्यूटन को इस फॉर्म में बदल देते हैं, कि न्यूटन को जैसे F बराबर होता है ना m इंटू ए, और m के लिए लिखते हैं किलोग्राम गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे किलोग्राम गुना, ऊपर है मीटर और नीचे है सेकेंड का स्क्वायर, गुना इधर भी मीटर का स्क्वायर बाय किलोग्राम गुना किलोग्राम। ठीक है, ऊपर का 1 किलोग्राम, नीचे का 1 किलोग्राम। अब ऊपर हो गया आपका, नीचे 1 किलोग्राम, ऊपर हो गया आपका m³ बाय किलोग्राम, और ये वाला जो सेकेंड है वो आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये बटे में है, तो बटा में होगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसका बीमा कैसे लिखेंगे, जब बीमा लिखेंगे, किलोग्राम चूंकि नीचे है और पावर सिर्फ 1 है, इस पर क्या है, कुछ नहीं है, तो पावर 1 है, यानी कि अब क्या हो जाएगा कि m के लिए पावर 1 है, यानी कि लेकिन नीचे की वजह, इसलिए -1। उसी तरह से m³ ये क्या है, मीटर है, मीटर क्यूब है, मीटर यानी कि लेंथ, l⁻⁴, और ये s यानी कि टाइम। ठीक है, टाइम लेकिन नीचे है, नीचे में स्क्वायर है, यानी कि -2। तो पूछा जाए कि g का जो विमीय सूत्र होगा, g का विमीय सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब सरफेस टेंशन का निकालते हैं। ठीक है,
ये सब अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, और पूछा भी है। ये वाला जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वो 2012 में पूछा है, 2012 के एंट्रेंस में, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में एग्जाम में पूछा है। ठीक है, अब आता है आपका पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, एस से डिनोट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसका बोला जाए कि लीनियर लोड क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर रो जी आर एच वाई, जहाँ पे रो जो है ये है घनत्व, ठीक है, ये है आपका घनत्व, जी आपका हो गया गुरुत्व त्वरण, ठीक है। जी का मान जो होता है आपका 9.81 या 9.8 बोल सकते हैं, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना जी का मान। और आर क्या है, आर जो है रेडियस है, त्रिज्या इसको करते हैं, ठीक है। और एच यहाँ पे आपका हाइट है, यानी कि ऊंचाई या डेप्थ बोल सकते हैं, यानी कि गहराई, ठीक है। टू तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई भी मान नहीं होगा, लेकिन डेंसिटी है, डेंसिटी का जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, घनत्व के बराबर होता है ना, घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो सबसे पहले हम घनत्व का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो घनत्व अगर बोला जाए विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ऊपर मास है किलोग्राम, किलोग्राम के लिए m लिखते हैं, पावर 1 है इसका मतलब 1 लिखेंगे, l नीचे है पावर 3 है, लेकिन नीचे है यानी कि माइनस में लिखेंगे, और t है ही नहीं इसलिए t में पावर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इसमें गुरुत्व त्वरण का, तो यही है जो त्वरण का होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसका अगर विमीय सूत्र बोलेंगे तो यहाँ पे क्या है m पावर 0, मास तो है ही नहीं इसलिए m पावर 0, और मीटर है यानी कि लेंथ है, पावर 1 है 1 लिखेंगे, टाइम 2 है लेकिन नीचे है तो माइनस में लिखेंगे। उसी तरह से त्रिज्या का तो ये होता है आपका मीटर के फॉर्म में, ये मीटर में है, इसका मतलब ये आपका हो गया सिर्फ l पावर 1। उसी तरह से गहराई है, ये भी एक तरह का मीटर है, ये भी आपका l पावर 1। अब चलिए, अब क्या करना है कि पहले तो हमको यहाँ सारा का सारा क्या यूनिट मिल गया, अगर ऐसे देखा जाए तो दिमाग ही निकल गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, घनत्व का अगर क्वेश्चन पूछा कि घनत्व का बीमा क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप बना सकते हैं कि घनत्व बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, बाय बटा में है तुम्हारा वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है, आयतन का मीटर क्यूब होता है। उसी तरह से त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्रिज्या का मीटर देते हैं। देखिए अब हमको निकालना है इसका टोटल का टोटल, ऊपर में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार लिखेंगे डेंसिटी का, रो में है तुम्हारा डेंसिटी दिया हुआ है, तो ऊपर लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, गुना में है आपका जी, और जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर गुना आर आपका मीटर में है, और एच भी आपका मीटर में है, बटे में आपका 2 है, और 2 कांस्टेंट होता है। 2 अगर कांस्टेंट का जो बीमा सूत्र होता है, ठीक है, नियतांक का, नियत कोई भी चीज जैसे कि कांस्टेंट है 2 4 6 8, अगर नंबर में है कुछ या कुछ रेशियो में है, उसका बीमा सूत्र नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि ऊपर टोटल कितना मीटर है 1 2 3, और नीचे कितना मीटर है पावर 3, अगर इसको भी गुना करते हैं तो पावर 3 हो जाता है,
यानी कि ये तीनों में कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर इसका बीमा बोला जाए, किलोग्राम के लिए m लिखते हैं पावर 1, l है ही नहीं तो l पावर 0, और t के लिए 2, लेकिन ये नीचे है तो माइनस में। यानी कि आप पूछा जाए कि सरफेस टेंशन का जो होता है, पृष्ठ तनाव का जो बीमा स्तर होता है वो ये होता है। ठीक है, इस तरह से बनाया जा सकता है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका विस्कोसिटी। ठीक है, ये सभी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि याद कर सके। एग्जाम से पहले आराम से ये सब अच्छे से एक बार देख लीजिए, एग्जाम में जाइएगा। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला अगर याद रह गया तो आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, अगर आपको बीमा ही याद हो गया तो आप बीमा से बना सकते हैं। ठीक है, अब है विस्कोसिटी यानी श्यानता। ये वही श्यानता है। जैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए कि एक तेल है, मतलब दिया जलता है, ठीक है, या लालटेन जलता है। लालटेन में जो जलता है बत्ती होता है, नीचे तेल होता है और ऊपर बत्ती लगा होता है, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद लौ यहाँ पे जलता है। तो पूछा जाता है कि तेल जब यहाँ पे था, ठीक है, तेल नीचे है, बत्ती से सिर्फ ऊपर है, आखिर ये ऊपर कैसे चला गया? तो ये कहा जाता है कि ये श्यानता के कारण, इसी के कारण जो है ये तेल बत्ती के ऊपर चला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी लालटेन या दिया या बत्ती में जो है तेल जो चलता है वो किसके कारण चलता है, तो वो विस्कोसिटी के कारण चलता है। ठीक है, श्यानता का आपका होता है, इसको न्यू से डिनोट करता है। ठीक है, न्यू से, ये होता है न्यू, इसको न्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक आपका F, यानी कि विस्कोसिटी फोर्स, F इज इक्वल टू न्यू इंटू ए गुना डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स, डी वी को आप भी मान के चलिए। ठीक है, डी वी यानी कि यहाँ पे क्या है कि न्यू तो आपका श्यानता, ए आपका एरिया है यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, भी जो ये वाला है, ये भी है आपका वेलोसिटी। ठीक है, आपका वेग। उसके बाद आपका x जो है वो आपका लेंथ कुछ है। ठीक है, ये मीटर के फॉर्म में है इसलिए लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल के लिए हम लोग को पता है मीटर का स्क्वायर, वेग के लिए होता है मीटर पर सेकेंड, और लेंथ के लिए होता है मीटर। फोर्स के लिए आपको पता है, फोर्स के लिए क्या होता है, अगर न्यू का मान निकालते हैं, न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर ये वाला x इधर चला आएगा, यानी कि F गुना डी एक्स बाय, और ये दोनों ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि ये गुना डी। अब देखिए फोर्स के लिए हम लोग का दिखाया था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर x है तो इसके लिए मीटर लिखेंगे, बाय बटा में आपका एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ऊपर 2 मीटर है ना, ऊपर 2 मीटर है तो दोनों मीटर, ये 2 मीटर से कट जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में ये 2 मीटर है तो ये कट जाएगा। 1 सेकेंड नीचे है और ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड कट जाएगा, बचेगा 1 सेकेंड। अब आ जाइए इसको लिखते हैं किस तरह से। ऊपर बच गया आपका 1 किलोग्राम,
उसके बाद ये वाला सेकेंड बटन है, इसलिए ये नीचे आ जाएगा, नीचे लिखेंगे सेकेंड, और ये नीचे में एक बचा मीटर, ठीक है, यानी किलोग्राम सेकेंड मीटर। किलोग्राम के लिए लिखेंगे m⁻1, आपका मीटर है l, लेकिन नीचे की ओर है तो माइनस, और t है आपका नीचे है तो -1। यानी कि पूछा जाए विस्कोसिटी का जो न्यू का, इसका क्वेश्चन अगर आएगा कि न्यू का बीम स्क्वायर क्या होता है, तो या तो आप इस तरह से डायरेक्टली याद कर लीजिए, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए ताकि इसको बना सके। जनरली यही पूछेगा, अगर पूछेगा भी, अगर विस्कोसिटी से क्वेश्चन भी आता है तो आपको सिर्फ बीमा पूछेगा कि बीमा क्या होगा, इसका सिर्फ बीमा निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि कुछ अलग तरह का, जैसे आवेश का। आवेश होता है ना विद्युत धारा में हम लोग जो पढ़े हैं, आवेश, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। Q बराबर होता है IT, है ना, ये IT बोलिए, IT बोलिए, जहाँ पे I होता है विद्युत धारा, ठीक है, और T होता है आपका टाइम, यानी समय। विद्युत धारा को डायरेक्टली हम लोग I से ही डिनोट करते हैं, एम्पियर के फॉर्म में होता है, इसका बोला जाता है SI मात्रक तो एम्पियर होता है, लेकिन आपका ये टाइम है वो सेकेंड के फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसका बीमा बोला जाए तो Q का बीमा क्या हो जाएगा, तो मास तो है नहीं तो पावर 0, लेंथ है क्या, नहीं है तो लेंथ भी 0, बचा क्या, टाइम, गुना में है तो T⁻1, और क्या है, I है, बताए थे ना कि I के फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो ये I, या तो ऑप्शन में इस तरह से आया तो ये लिखना है, या फिर ऑप्शन में अगर सिर्फ T⁻1 या I अगर इस तरह से दे दे तो इस तरह से लिखना है, या फिर अगर पावर ना दे तो इस तरह से दे सकता है। ये भी आपका आवेश का ऐसा ही मात्रक हो सकता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन में रहेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे। अगर इस फॉर्मूला में वहाँ पे मैच किया, फॉर्मूला से आप बना सकते हैं बीमा सूत्र, ठीक है। उसी तरह से आप करते हैं इसका विभवांतर का, ठीक। विभवांतर, विभवांतर होता है तुम्हारा वोल्टेज, यानी V से डिनोट करते हैं इसको। देखिए इसमें थोड़ा चेंजेस होता है, इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं, कितना लोग क्या करता है कि V बराबर IR कर देता है, तो फॉर्मूला होता है ये तुम्हारा विद्युत धारा है और ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इससे बनना होता तो बहुत आसानी से, रेजिस्टेंस के लिए अलग होता है बीमा, वो भी बताएंगे। तो पहले इससे सीख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। कि एक हम लोग पढ़ते थे कि विद्युत धारा जो है, मतलब विद्युत धारा में विभवांतर अगर दिया हुआ है, आपका विद्युत धारा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में होता था कि विद्युत ऊर्जा क्या होगा, जिसको यू से डिनोट करते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है U बराबर VIT, ऐसा कुछ होता था। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा चाहे जैसा भी, इसका जो SI मात्रक होता है वो हमेशा जूल होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा हो या ऊर्जा हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का SI मात्रक जूल यानी कि W बराबर F/S। जब किसी वस्तु को कोई F फोर्स लगाकर S डिस्टेंस तक विस्थापित किया जाता है ना, किसी वस्तु को बल लगाकर S दूरी तक, S विस्थापन तक विस्थापित किया जाता है, तो कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में वस्तु कितना काम किया, तो W बराबर F/S। और इसका जो SI मात्रक होता है उसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है,
एफ क्या है, तुम्हारा फोर्स है जिसको न्यूटन में कहते हैं, और लिखते हैं क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बोलिए, ठीक है। उसके बाद गुना, गुना में आपका एस क्या है, विस्थापन है। अब विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मतलब मीटर, यानी कि किलोग्राम। अब इसका बीमा क्या होगा, ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का बीमा हो जाएगा। ऊपर में आपका किलोग्राम है, उसके लिए m1 लिखेंगे। ऊपर में आपका मीटर है, इधर एक मीटर यानी 2 मीटर है, तो लेंथ और 2 लिखेंगे। सेकेंड है, नीचे की ओर है, यानी कि टाइम -2, क्योंकि नीचे है स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए -2। ये हो गया आपका ऊर्जा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का जो है ऐसा ही, ऊर्जा का बीमा क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं कि अगर ऊर्जा बराबर होता है F इंटू एस, ठीक है। और भी है फॉर्म, जैसे कि ऊर्जा होता है आपका 2 तरह का, एक ऊर्जा तो बहुत सारा का होता है, लेकिन एक गतिज ऊर्जा एक होता है और एक स्थितिज ऊर्जा होता है, अगर मैकेनिकल के फॉर्म में बोला जाए, ठीक है। मैकेनिक में 2 तरह का स्थितिज ऊर्जा होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है। जब वस्तु रुका हुआ रहता है, जैसे कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, गति के कारण होता है, इसमें कुछ m मास का वस्तु है, उसको v वेलोसिटी तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ½ mv², अगर गतिज ऊर्जा बराबर होता है, ठीक है। उसको के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि पी से डिनोट करते हैं। जब किसी वस्तु को जमीन से m मास का वस्तु है, उसको ऊपर उठाकर h हाइट तक उठाते हैं, तो वस्तु को h हाइट तक उठाने में जो काम किया गया, नीचे की ओर g के अपोजिट करना पड़ा, गुरुत्व के गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो उसके कारण mg गुना h, तो ये mgh होता है। P बराबर mgh और K बराबर ½ mv²। यहाँ से भी आप बीमा निकाल सकते हैं कि एक तरफ आपका ये मास है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, और ये आपका हाइट है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमको ये पता चल गया कि ऊर्जा का ये होता है आपका, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक तरह से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर बराबर वोल्ट का हमको निकालना है बीमा। आई का हम लोग को पता है, आई हम लोग आई ही लिखते हैं। ये क्या है, टाइम है, यानी कि इसको सेकेंड लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि v बराबर क्या करेंगे कि इसको नीचे की ओर लेके आते हैं, यानी कि ऊपर लिखाएगा किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर बटा एक बार ये वाला सेकेंड का स्क्वायर गुना, ये दोनों नीचे की ओर आ जाएगा, इसके नीचे, यानी कि ये नीचे आके नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया, नीचे है आपका 2 सेकेंड, एक 2 स्क्वायर के फॉर्म में है और एक सिंगल है, एक ही है पावर, यानी कि दोनों मिलके 2 और 1 3 हो जाएगा। आप देखिए, किलोग्राम के लिए लिखते हैं हम लोग m⁻1, क्योंकि एक है इसलिए 1। मीटर स्क्वायर के फॉर्म में l का स्क्वायर लिखेंगे। नीचे s यानी सेकेंड है, टाइम है, टोटल कितना है, यहाँ पे 2 है और 1 3 है, टोटल टाइम 3 है, लेकिन नीचे है इसलिए माइनस। उसके बाद आई कहाँ है, नीचे है, तो उसका पावर -1, जो भी आपका -1। आई के लिए हम लोग विद्युत धारा के लिए जो डायमेंशन होता है, जो बीमीय सूत्र होता है, उसको आई ही लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्ट का, अगर विभवांतर का पूछा जाए तो ये काफी लंबा है, लेकिन यही है। अब देखिए, विभवांतर का निकल गया, ठीक है, विभवांतर का निकल गया। पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का क्या होगा, R बराबर होता है V बटा I। अब देखिए, I के लिए तो I लिखते हैं, जैसे कि ये आपका है
ऊपर लिखा जाएगा आपका किलोग्राम, इसको लिखता है टोटल किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, नीचे है सेकेंड है एक, मतलब 2 और 1 3, डायरेक्ट क्यू लिख देते हैं, गुना आई, और एक आई बटे में, टोटल 2 आई, यानी कि अब जो हो जाएगा द्विमीय सूत्र m⁻1 हो जाएगा, L 2 t -3 और i 1 1 2, यानी कि माइनस में, क्योंकि ये दोनों नीचे है स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस में स्क्वायर होगा, जब ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इसका बीमा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया। इसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन, खास करके सबको अच्छे से लिख लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट 1 महीना समय है, आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं सदिश में, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, अदिश होता है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे लंबाई में परिमाण भी है और दिशा भी है ना। जैसे पूछा जाए कि भाई ये कोई लेंथ है ना, लंबाई है, कुछ 5 मीटर का है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, डायरेक्शन कौन सा है, एकदम सीधा है, एकदम सीधा है, दूसरा डायरेक्शन है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, इसमें दिशा भी और परिमाण 5 हो गया, 5 इसको परिमाण कहते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई है, सदिश राशि में होता है, आपका वेग है ना, त्वरण, ये सभी सदिश राशि में। फिर आता है आपका बल है, दाब है, ये सभी सदिश राशि है। फिर बात करें तो आपका संवेग, ठीक है, ये सब सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है। अदिश राशि में आ जाता है आपका द्रव्यमान। हाँ, कोई वस्तु का द्रव्यमान क्या है, क्या उससे कोई दिशा पता चलता है, नहीं पता चलता, इसीलिए द्रव्यमान हो गया। चाल क्यों है, कोई गाड़ी यहाँ से चलना चालू करती है, यहाँ से यहाँ तक घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचती है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा। लेकिन क्या दिशा फिक्स है, क्या एक दिशा नहीं है, ये एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर घूम घाम के किसी तरह से यहाँ पहुँचा। और चाल बराबर होता है दूरी, फिर आता है दूरी भी आपका जो है अदिश राशि में आता है। जबकि आपका विस्थापन जो होता है, विस्थापन वो सदिश राशि होता है। यानी कि अगर इस लाइन का बात करें तो इसको कहते हैं दूरी, और इस दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, उसको कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो आपका चाल है, दूरी है, ये सभी अदिश राशि में आता है। फिर विद्युत धारा जो होता है, एक सबसे कंफ्यूजन का चीज है कि विद्युत धारा में एक तार से कनेक्टेड है, इसमें करंट पास हो रहा है, इसका डायरेक्शन फिक्स है, परिमाण भी है, हो सकता है कि 5 एम्पियर का कोई तार में 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, डायरेक्शन फिक्स है कि भाई तार के होते हुए ये जा रहा है, फिर भी इसको हम लोग अदिश मानते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिर बात करें ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा भी एक प्रकार का अदिश राशि है। आपका कार्य, उष्मा, है ना, ये सभी अदिश राशि है। आपका समय, ये सभी अदिश राशि है। ठीक है, चलिए ये सब याद रखिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, किताब में हो सकता है सभी अदिश कौन कौन सा है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, या फिर जितना बता दिए अगर इसे भी लिख लेते हैं तो इतना सही आपका काम चल जाएगा। फिर आता है आपका सार्थक अंक। सार्थक अंक सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सार्थक अंक से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं अनिश्चित और निश्चित
संख्या, अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या क्या होता है? चलिए कि मान लीजिए आपका कोई संख्या है जो कि 1.632546 इस तरह से दिया हुआ है, और इसको बोला जाए कि भाई संख्या का पूरा इस तरह का दिया हुआ है, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि कम से कम इसमें लिखा जाता है तो बोला जाएगा कि 2 ऑर्डर नहीं लिखना है, ज़्यादा नहीं, दशमलव के बाद सिर्फ 2 संख्या ही होना चाहिए। तो इसमें कितना होगा? तो इसमें रूल क्या है कि अगर 2 संख्या के बाद जो तीसरा संख्या होता है, ठीक है, जो तीसरा संख्या है वो अगर 5 से कम है, ठीक है, याद रखना 5 से अगर कम है तो इससे पहले वाले संख्या में, जिससे पहले का मतलब ये 3 वाला, 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर 5 से अधिक है तो 3 में एक जुट जाएगा। अगर 5 से अधिक है तो अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ? 5 से कम। 5 से कम का मतलब क्या हुआ? इसका जो हो जाएगा, लिखेंगे अगर अनिश्चित संख्या इसका 1.63, सिर्फ 3 लिखेंगे, ये हो गया आपका अनिश्चित। अगर 5 से ज़्यादा है, जैसे कि 1.636 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 6 अगर दिया हुआ है, ये 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? इसके पहले वाले संख्या में 3 में एक जुट जाएगा, ठीक है, एक जुट जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। यदि 5 के बराबर है, मान लीजिए कि इस यहाँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ 6 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 5 हो जाए, अगर 5 के बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1.65, तो हम देखेंगे कि इससे पूर्ववर्ती संख्या क्या है, सम है या विषम है। अगर सम है तो जो संख्या है उसको वहीं छोड़ देंगे, मतलब अगर जो संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या नहीं है, मतलब जो संख्या सम है, अगर इससे पहले अगर सम है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, संख्या जो है वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर विषम है तो पूर्ववर्ती संख्या में एक जुटेगा, यानी कि अगर विषम है, यहाँ पे क्या है, ये विषम है, इसका मतलब क्या होगा? अगर 5 है यहाँ पे और इससे पहले वाला संख्या विषम है तो ये जो इसका अनिश्चित संख्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यही अगर सम का मतलब क्या हुआ? 1.625 अगर है, अगर ये पूर्ववर्ती संख्या आपका विषम सम है, सम है, इसका मतलब क्या हुआ? 1.6 और ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं सार्थक संख्या, याद रखिएगा। इसे अच्छे से लिख लीजिए कि अगर 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 से ज़्यादा है तो इससे पूर्ववर्ती संख्या में एक जुट जाएगा, अगर बराबर है, 5 के बराबर है और इससे पूर्ववर्ती संख्या अगर विषम है तो एक जुटेगा, अगर सम है तो एक नहीं जुटेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा और एक बार कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सार्थक अंक, ठीक है। देखिए सार्थक अंक क्या है, जैसे कि आपका दिया हुआ है 0.6235, अगर इसका बोल रहा है कि इसका दशमलव के बाद 2 संख्या के लिए लिखा रहेगा
कि दशमलव के बाद दो संख्या तक का सार्थक अंक बताएं। ठीक है, दो संख्या तक सार्थक अंक बताएं। दशमलव के बाद अगर इसमें पूछा जाए तो दशमलव के बाद दो संख्या मतलब 1.6, तो 1.6 इसको कैसे बढ़ाएंगे? देखिए कि ये आपका सम यहाँ पे आपका 5 के बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 4 का 4 ही रह जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं कि हमको 2 अंक तक ही लेना है। 2 अंक तक में क्या आ जाएगा? ये वाला संख्या आपका क्या है? 5 से कम है, यानी कि ये भी चेंज नहीं होगा, 1.63। और इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितना है, तो ये टोटल 3 है, 1 2 3। ठीक है, अगर आपका दिया हुआ है 1.634 गुना 10⁻6 और इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितना है, कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे दशमलव के बाद क्या लेना है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो क्या होगा इसमें सार्थक अंक टोटल जितना संख्या है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे, यानी टोटल 4 सार्थक अंक होगा इसमें। ठीक है, अगर आपका दिया हुआ है 1.6340, ठीक है, अब गुना 10⁻6 अगर है तो याद रखिए कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है और संख्या के बाद अगर 0 है तो उसे सार्थक अंक में हम जोड़ेंगे, यानी कि इसमें हमारा सार्थक अंक होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सार्थक अंक होगा। और अगर 0.000163 अगर इस तरह से दिया हुआ है और इसमें बोला जाए कि सार्थक अंक कितना है, तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितना है, तो इसमें क्या करेंगे कि दशमलव के बाद अगर 0 0 0 अगर हो, इस तरह से अगर 0 हो और उसके बाद अंक स्टार्ट होता है, अगर कोई अंक स्टार्ट होता है तो जो अंक है उसके बाद जो भी संख्या होगा उसी को हम लोग सार्थक अंक में जोड़ते हैं, यानी कि टोटल जब तक 0 है तब तक सार्थक अंक नहीं होगा। अगर 0 है तो अगर यहाँ पे 0 के बाद स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा टोटल 3 सार्थक अंक हो जाएगा। अगर बोला जाए कि जैसे अगर दिया हुआ है कि 0.010004 जी, अगर ये दिया हुआ है, इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितना, तो इसमें सार्थक अंक कितना है, जो 0 है दशमलव के बाद अगर जस्ट 0 है तो उसे हम नहीं जोड़ते हैं। अगर उसके बाद अगर कोई संख्या आ जाता है, कोई अंक आ जाता है और तब 0 भी है तो उसको भी ऐड किया जाता है, जैसे इसमें जोड़े, और ये लास्ट तक ऐड किया जाएगा, यानी कि जहाँ से संख्या है, जहाँ से अंक स्टार्ट है, यहाँ से उसके बाद तक जितना भी संख्या होगा उसको हम सार्थक अंक में जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होगा। ठीक है, अगर आपका दिया हुआ है 2.4600 गुना 10⁻6, अगर इस तरह से दिया हुआ है, इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितना होगा, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या उसके बाद अगर 0 देता है तो इसे हम सार्थक अंक में जोड़ते हैं, तो इसमें टोटल सार्थक अंक 5 हो जाएगा। अगर बोला जाए कि 4.6 ठीक है, अगर इसी में बोला जाए कि सिर्फ 2 अंक के लिए, दशमलव के 2 अंक के बाद का संख्या तक का सार्थक अंक बताएं, अगर इसमें 2 अंक तक ही बताया जाए तो क्या हो जाएगा कि ये वाला जो 0 है सिर्फ 2 अंक तक का ही लेंगे, यानी कि 4 6 गुना 10⁻6 सिर्फ 2 अंक तक का लेंगे, और तब इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, टोटल 3। अगर मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 3400000, अगर इस तरह से दिया होगा और इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितना है, तो इसमें जो संख्या है उसी को हम लोग सिर्फ सार्थक अंक में जोड़ेंगे, यानी कि टोटल 3 सार्थक अंक हो जाएगा इसका।
अब आता है आपका अगला टॉपिक, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, इसमें सिर्फ एक ही 3 फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। 3 से टोटल फॉर्मूला है, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है s बराबर ut प्लस 80/। ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए, इनसे आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें से पूछा जाएगा कि ग्राफ, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वेग का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ऊपर की ओर आपका x है, नीचे तुम्हारा t है, और ये बोला जाए कि ये ग्राफ किस प्रकार का ग्राफ है, तो ये हो गया अगर सीधी रेखा में, इसको कहते हैं एक समान वेग, ठीक है, ये एक समान वेग है, और ये तुम्हारा कुछ ग्राफ है। ऊपर अगर v यानी वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेग का ग्राफ है, अब वेग बटा टाइम है, और कुछ इस प्रकार से सीधा की ओर जा रहा है, एकदम सीधी जा रहा है रेखा, तो क्या होगा, इसको पूछा जाएगा किस प्रकार का ग्राफ है, तो इसको कहेंगे एक समान त्वरण, एक समान त्वरण का ग्राफ। अगर ये इस प्रकार से दिया है कि v है, नीचे t है, और ये किस प्रकार से हो जाता है, तो ये असमान है, यानी असमान त्वरण, ठीक है, असमान त्वरण। इस प्रकार से ग्राफ भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। अब देखिए, उसी तरह से अब आता है आपका कि ये था तुम्हारा जब वस्तु जमीन पे सीधी रेखा में इस तरह से जा रही है, तो अब बोला है कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जमीन से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो एक्सेलरेशन का मान जो होगा a बराबर g, जब ये ऊपर की ओर जाता है तो इसका एक्सेलरेशन का मान माइनस में लेते हैं, और जब वस्तु को नीचे की ओर गिराया जाता है तो एक्सेलरेशन का मान प्लस में लेते हैं, ठीक है। यानी कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो एक्सेलरेशन माइनस g में होता है, और जब वस्तु को नीचे की ओर गिराया जाता है, ऊपर से डायरेक्टली नीचे गिरता है, तो वो g के मान के बराबर आता है, ठीक है, ये याद रखना है। तब जो फॉर्मूला होगा इस फॉर्म में, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसका हो जाएगा, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो v बराबर u प्लस माइनस में हो जाएगा, जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो a का मान माइनस में, ये वैल्यू पुट करते हैं, यानी v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। उसी तरह से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, ऊपर की ओर फेंका गया है, कुछ h हाइट तक जाएगा, है ना, ये का कुछ h हाइट तक होगा, तो ये जो s है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है विस्थापन होता है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये h हाइट तक जाएगा, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। उसी तरह से कितना हाइट गया तो u t प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा हाफ g t का, ठीक है। और यही अगर वस्तु को नीचे की ओर गिराते हैं तो नीचे की ओर में क्या होगा, ये सभी जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये सब प्लस में आ जाएगा। ये सब लिख लीजिए, लिखना है ऊपर कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता, और इसमें लिखना है जब वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता, ठीक है।
चलिए तो वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्तीय गति, मान लो कि कोई वस्तु जो है आर रेडियस के कोई पथ पे भी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो बताइए कि वेलोसिटी जो है कितना होगा। एक चक्कर लगाने में वस्तु को, एक चक्कर जब लगाता है, टोटल कितना चक्कर, एक चक्कर का मतलब इसके परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। और मान लीजिए कि इसको t समय लग रहा है, t सेकेंड लग रहा है एक चक्कर लगाने में, यानी कि कुछ t, यानी v बराबर 2πr/t। एक चक्कर लगाने में कितना एंगल घूमेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2π, 360 होता है ना, 360 को हम लोग 2π लिखते हैं, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 2π हो गया तुम्हारा 360, यानी कि हम 2π के जगह थीटा रख सकते हैं, यानी कि थीटा r/t। कोणीय वेग बराबर होता है θ/t, यानी वस्तु थीटा दूरी चलने में कितना समय लगाएगा, यानी कि उसको कोणीय वेग से नोट करते हैं, जिसका होता है ना रेडियन पर सेकेंड, इसका SI मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो कोणीय वेग आपका हो गया, और कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको ओमेगा कहते हैं, W टाइप का होता है लेकिन ये इस तरह का होता है, इसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि V बराबर θ/t बराबर ओमेगा, यानी कि θ/t, अगर इन दोनों को ले लेते हैं तो क्या होगा ओमेगा इंटू, ये हो जाएगा फॉर्मूला ओमेगा इंटू r, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आपका। अगर पूछेगा कि कोणीय वेग बराबर इसका क्या होगा, तो कोणीय वेग बता सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह का आ गया आपका यूनिट क्या होता है, कोणीय वेग का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, तो रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। थीटा को हम लोग रेडियन में लिखते हैं, है ना। कोण का मान, कोण जो होता है उसको रेडियन में, और ठोस कोण होता है, एक ठोस कोण होता है उसको कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। कोण का जो SI मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, ठीक है। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। संवेग होता है जब किसी m द्रव्यमान के वस्तु को v वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, तो इससे पूछा जाए कि संवेग का मान कितना होगा, तो m × v, यानी कि जितना मास है गुना वेलोसिटी। इसका SI मात्रक बराबर हो जाएगा कि m के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, यानी SI मात्रक यही हो जाता है। इसका बीमा बोला जाए, जो बीमीय सूत्र होगा हो जाएगा किलोग्राम के लिए m⁻1, L के लिए 1 और T के लिए -, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका संवेग। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे गोली वाला बंदूक, गोली और बंदूक का जो क्वेश्चन आता है कि किसी 5 किलोग्राम की गोली से, 5 किलोग्राम के गोली से, है ना, बंदूक से 10 ग्राम की गोली को, 10 ग्राम का कोई गोली है उसको धक्का लगाया जाता है, इस पर फोर्स लगाते हैं। अगर बोला जाए कि इसका वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इस पर धक्का लगता है, तो बताइए कि जो गोली यहाँ से छूटेगा, जो गोली छूटेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। बंदूक का गोली था, तुम्हारा बंदूक था 5 किलोग्राम का, ठीक है, तो 5 किलोग्राम का यानी कि m1v1 बराबर m2v2, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि m1 का मतलब बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम का है, गुना वेलोसिटी इसका 10,
ठीक है। और ये तुम्हारा इसका 10 ग्राम है, 10 ग्राम को हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो इसको 10 ग्राम में रहने दो या इसको 5000 ग्राम कर लो, है ना। 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा तुम्हारा, ग्राम से ग्राम कट गया, गुना इंटू, यानी कि गोली का वेलोसिटी, तो गोली का वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा 5000 गुना 10 बटा 10, 10 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 5000 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब गोली का जो वेग होगा 5000 मीटर पर सेकेंड, अगर इस तरह से हुआ तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डायरेक्टली बन सकता है ये सब क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका बल, है ना। ऐसे नोट करते हैं, F बराबर होता है एम ए, यानी कोई वस्तु है एम मास का है, ये अगर एक एक्सेलरेशन से, एक त्वरण से अगर चल रही है तो बताइए एक त्वरण लाने में वस्तु को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो F बराबर एम ए होता है, एम यानी कि मास है, F बराबर एम ए, एम के लिए मास लिखते हैं एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका SI मात्रक हम न्यूटन होता है ना। सीजीएस यूनिट इसका डायन होता है, डायन, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं हिंदी में डायन लिखते हैं, इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। ये निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं ये देखिए कि आपका किलोग्राम है, मान लो कि 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम का ग्राम बन देंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से मीटर को 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड, टोटल 3 जीरो, ये 2 जीरो, टोटल 5 जीरो, 10⁵ हो गया। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग डायन ले लेते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 10⁵, ठीक है। उसी तरह से बोला जाए ये आपका हो गया बल। संवेग का भी अगर बोला जाए, संवेग में भी इसको सीजीएस में अगर बोलें तो ये आपका हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रेशर, दाब। दाब, प्रेशर, पी से डिनोट करते हैं प्रेशर को। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना। कोई वस्तु है, कुछ ए क्षेत्रफल का कोई है वस्तु, ए फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो F बटा ए हो जाता है। इसका SI यूनिट होता है पास्कल, जिसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस में लिखें तो क्या हो जाएगा डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और पूछा जाए कि कितना होता है, जब इसको कन्वर्ट करोगे, इससे कन्वर्ट करोगे इसमें, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। करके देखिएगा, आसान। फोर्स, अब देखिए इससे क्या आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको इससे डायरेक्टली पूछेगा कि एम मास का है, तो ये फिर द्रव्यमान वाला क्वेश्चन रहेगा। फोर्स, कोई एम मास का वस्तु है, ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसका फोर्स बताइए कितना लगेगा, ठीक है। या फिर बोलेगा कि कोई वस्तु है एम मास का, ठीक है, उसको एफ के साथ खींचा जा रहा है और कुछ थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, नीचे क्षैतिज के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसे ही इसके साथ नीचे लाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा तुम्हारा F cos थीटा, ठीक है। यानी कि F cos थीटा बराबर कुछ ए एक्सेलरेशन से अगर ये चलने लगा तब एम ए,
F बराबर ma बाय cos थीटा, ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, तो इससे इस फॉर्मूला से बनाया जा सकता है। ठीक है, आसान। चलिए आगे फिर कभी न्यूटन्स गति नियम आता है, आपका पास्कल्स लॉ आता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है, ये सब एक बार देख लीजिए। पास्कल्स में होता है कि बंद द्रव के किसी भाग पे लगे या द्रव सभी रूपों में समान रूप से संचरित होता है, यानी कि कोई भी वस्तु हो उस पर जो फोर्स लगता है, चारों तरफ से जो प्रेशर लगता है, ठीक है, चारों तरफ से लगता है, जब भी लगता है चारों तरफ से लगता है, वो पास्कल के नियम के अनुसार है। आर्किमिडीज का सिद्धांत अगले क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।